ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों। गुड मॉर्निंग। कभी भी आप बहुत परेशान हो जाओ और आपको करना क्या है, क्या डिसीजन लेना है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको क्या करना चाहिए उस चीज पे फोकस कीजिए। मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आ रहा है कि सर मेरा पिछला पेपर अच्छा नहीं गया, मैं एग्जाम नहीं देना चाहता हूँ आगे, उसलिए मैं बता रहा हूँ। पूरा बात तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कभी भी बहुत परेशान हो जाए और क्या डिसीजन नहीं, मन डिसीजन समझ में आ रहा नहीं है कि उनको क्या डिसीजन लेना है, नहीं लेना, उनको नहीं समझ में आ रहा है सर, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा 1 मिनट की, उसके बाद आपको इसका आंसर पे आऊंगा, ठीक है। क्या हुआ कि कल मेरी घड़ी खो गई। मेरी जो पापा ने मुझे एक वॉच दी थी, हैंड वॉच, वो खो गई। मैं कम से कम उसे 2 आवर खोजा लेकिन नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद मैं बोला, अपने रूम में आया, एकदम शांति से 2 मिनट बैठ गया। मैं बोला कुछ किसी से कुछ बात नहीं करना, मेरे को एकदम शांति से बैठने दो। और 2 मिनट जब मैं शांति से बैठा ना, एकदम आंख बंद करके एकदम एकदम शांति से एकदम फील किया, माइंड को एकदम पीसफुल फील कराया, तो फिर मुझे क्या हुआ, टक 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 घड़ी की आवाज सुनाई दी, जो सेकंड की आवाज होती है ना, वो सुनाई दी। फिर मैं उसे एकदम और कंसंट्रेट करके और सुना कि कहां पर है वो, तो उससे मुझे फील हुआ कि हाँ वो रजाई के अंदर छिपी है। तो इससे क्या समझ में आया, समझ में आया आपको कि जब भी आप तकलीफ में हो और चलो समझ में नहीं आया कि मेरे को करना क्या चाहिए, दिमाग काम नहीं करता है, परेशान में बहुत ज्यादा परेशान है, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या डिसीजन ले, तो एकदम शांति से बैठ जाइएगा, 2 मिनट एकदम शांति से बैठ जाएगा और दिमाग को एकदम बोलिए कि दिमाग से सोचिए, एकदम पीसफुल माइंड से सोचिएगा कि मेरा जिम्मेदारी क्या होता है, हमको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या होता है ना, कुछ बच्चे का 2 एग्जाम अच्छा जाता है, 2 खराब जाता है, लेकिन एक जो स्टूडेंट, आपका जिम्मेदारी क्या है, पूरा एग्जाम देने का है। तो पीसफुल माइंड से सोचिएगा, 2 मिनट शांति से आपको थिंक करना है, 2 मिनट फ्रॉम पीसफुल माइंड से। देखिए क्या करना है, एकदम आप जब नर्वस भी हो जाओ या कोई चीज में भी परेशान हो, तो 2 मिनट शांति से सोचिएगा कि हमको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, मेरा जिम्मेदारी क्या बनता है। तो आपको अंदर से आवाज आएगा कि आप स्टूडेंट हो, आपका जिम्मेदारी बनता है कि पढ़ो और एग्जाम दो, और कुछ मत सोचो पिछला एग्जाम के लिए। तो कोई भी बच्चा का एग्जाम जैसा भी जाए, तो पीसफुल माइंड से सोचना कि मेरा जिम्मेदारी क्या है, व्हाट शुड आई डू। समझ में आया। तो अंदर से यही आवाज आएगा, नहीं तुम्हारा जिम्मेदारी है जो स्टूडेंट एग्जाम देने का है, और 2 दिन बचे हैं और 2 दिन पढ़ने का है, बस एकदम याद रखिएगा। और कोई भी नर्वस सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसको कैसे हैंडल करना है, एकदम पीसफुल माइंड से 2 मिनट एकदम शांति से बैठ जाए। कोई कुछ बोले कुछ करे, दिमाग एग्जाम में भी परेशान हो जाए, 2 मिनट एकदम शांति से बैठ जाए, एकदम माइंड को बोलिएगा तू बता किस सिचुएशन में मेरी जिम्मेदारी क्या है। दिमाग को आप बोलेंगे, क्वेश्चन देंगे कि तुम बताओ मेरे को क्या जिम्मेदारी है, क्या होना चाहिए मेरी जिम्मेदारी। दिमाग आपका खुद आंसर देगा कि बेटा तू पढ़ ले, तू एग्जाम अच्छा से दे दे, दूसरी चीज के बारे में मत सोच, तुम्हें क्या आता है नहीं आता उसके बारे में मत सोच। टीचर ने बताया 100% अटेम्प्ट लेना है, तो शांति से अटेम्प्ट लेके जो मन में आए लिख, जिसका आंसर आता है लिख, जिसका नहीं आता है ज्ञान दे, लेकिन कंप्लीट कर पेपर को। एकदम शांति से सोचिएगा और बिलीव अपने ऊपर। सीए में इंटर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग का पेपर है। कॉस्टिंग का पेपर का जितना वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा रहा हूं, आंसर भी दिया हूं और ये तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व करोगे। ये सब क्वेश्चन आप एकदम हर हालत में करके जाइएगा, एकदम 100% से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं, तो इस क्लास को एकदम स्किप मत कीजिएगा। और फंडा भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से क्लास को सुनिएगा अच्छा से, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूं, 10 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, एकदम एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को आप देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस का एक सम दिया हुआ है। इसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंप्यूट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालना है। तो आपने जब भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालेंगे तो आप ये जरूर लिख दीजिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, CAS 10 बोलता है। कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालना है तो आपको रॉयल्टी का खर्चा प्लस, याद रखिएगा, रॉयल्टी प्लस हायर चार्जेस प्लस डिजाइन चार्जेस प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, ये सबको
एड ऑन करके डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाला जाता है। तो इस सब में आप क्या करेंगे, रॉयल्टी का खर्चा लेंगे। देखिए रॉयल्टी आपको टोटल दिया हुआ है, लेकिन पर यूनिट का खर्चा दिया है 3 रुपया आपका यूनिट सोल्ड में लग रहा है और 1 रुपया यूनिट प्रोड्यूस में लग रहा है। तो यूनिट देखिए यूनिट सोल्ड में 3 रुपया करके लग रहा है, तो 30,000 होल इंटू 3 मतलब 90,000 और ये 20,000 होल इंटू 3 इक्वल टू 60,000 रुपया। यूनिट प्रोड्यूस पे लगेगा आपका 1 रुपया करके, 1 रुपया करके इंटू कर दीजिएगा। और हायर चार्जेस दिया हुआ है यूनिट ई का, तो खाली यूनिट ई का लीजिएगा और डिजाइन चार्जेस दिया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस दिया। आंसर देख लीजिए, यहाँ 6 लाख है या 60,000 होगा। सबको ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका एच पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। जब कैलकुलेशन करेंगे आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि कंप्यूट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एच पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा उससे। अभी भी बता रहा हूं क्या क्या लेना है आपको, रॉयल्टी का खर्चा लेना है प्लस हायर चार्जेस लेना प्लस डिजाइन का खर्चा लेना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, सबको ऐड ऑन करेंगे। आंसर दिया हूं मैं, ये सबको ऐड ऑन करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकल जाएगा। ये देखिए मैं सम किया हूं, आंसर आपको ध्यान से देखिएगा इसका, ठीक है। और रॉयल्टी का यूनिट बेसिस में दिया, यूनिट बेसिस में आप ले लीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, जितना क्वेश्चन कराऊंगा एक क्वेश्चन भी गलती से मत सोचिएगा, छोड़िएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस कोस्ट, सर्विस कोस्ट को आपको कैसे बांटना है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिया है कि किस बेसिस में आप बांटेंगे। अब आपको सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट को बांट के दिखाना है। तो यार देखिएगा आप डिपार्टमेंट देखिए, ए बी सी इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई। तो एक्स वाई का जो टोटल खर्चा है उसको बांट देंगे और तब तक बांटेंगे जब तक वो नील जीरो नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 700 रुपया है और ये 900 रुपया है। तो जब 700 900 को बांटने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है 20%, 40%, 30% और 10%, इस बेसिस में इस 700 रुपया को बांट देंगे सबके बीच में। अब देखिए यहाँ 700 बांटने के बाद यहाँ कुछ बचा नहीं, फिर देखिए यहाँ पर आया 70, तो इसका जो 970 एक्स और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पहले 700 को बांट दिए, 900 प्लस 70 970 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, फिर जो रिमेनिंग 194 आया फिर इसको बांट दिए, फिर वाई में जो रिमेनिंग आया उसको बांट दिए, अंटिल जब तक ये जीरो यहाँ एक्स में जीरो नहीं होता है तब तक बांटेंगे। और जब बांट देंगे जो आएगा खर्चा वो है टोटल कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, 2 लाइन में बता दे रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। बेसिक फार्मूला मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, आप पहले निकालते हैं सेल्स दिया रहता है माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट, ठीक है। ये बेसिक्स फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन निकालने का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन आप उल्टा कर लेंगे, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट जोड़ देंगे तो भी कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखिए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स होल इनटू 100, या चेंज इन कंट्रीब्यूशंस और चेंज इन सेल्स। यदि 2 साल का कंट्रीब्यूशन और सेल्स का फिगर दिया है तो पीवी रेशियो आप दोनों का चेंज को लेके इनटू 100 करेंगे तो भी आ जाएगा। और ब्रेक इवन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ब्रेक इवन उस पॉइंट को बोलते हैं जब कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं, मतलब जितना खर्चा कर रहा है यूनिट बनाने में उतना वह रिकवर कर ले रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, एक मार्जिनल क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। इसमें आपको 2 साल का फिगर दिया है, सेल्स का फिगर दिया है, पीवी रेशियो दिया है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, ठीक है। देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स्ड कॉस्ट इन द ईयर इतना ड्यू टू द रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के कारण 16-17 में, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ सेविंग हुआ। द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ इतना एंड इतना, दोनों साल्स का बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस कुछ रिड्यूस करता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपको वैल्यू निकालना है। क्या 3 चीज पूछा आपसे क्वेश्चन में, सेल्स बता दीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट बता दीजिए और फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दीजिए। तो 15-16 का आज आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहां ध्यान से देखिएगा, आपको आंसर खुद आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले बोलता है पीवी रेशियो 50% दिया है। पीवी रेशियो आपको पता है कंट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होता है। तो यहाँ आपके पास सेल्स का फिगर दिया हुआ है और आपका पीवी रेशियो भी दिया हुआ है। तो क्या होगा, पीवी रेशियो में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स होल इनटू 100 इक्वल टू 50% और सेल्स का फिगर दिया है, उससे क्या होगा, कंट्रीब्यूशंस का फिगर निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा चीज देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स आपको पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, तो क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए जब ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगा और अब जब वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो आपके पास सेल्स का फिगर है,
कंट्रीब्यूशन आपके पास निकल चुका है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट जब निकल जाएगा, जब फिक्स कॉस्ट निकालना होगा तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकल गया, इनटू पीवी रेशियो कर देंगे तो भी निकल जाएगा। आंसर देखिए तब समझ में आएगा। देखिए पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स होल इनटू 100 होता है, 50% दिया है तो कंट्रीब्यूशन आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि सेल्स का फिगर यहाँ देखिए सेल्स दिया हुआ है, 15-16 का बात कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन का फिगर निकल गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए इतना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जितना कमाए तो मार्जिन ऑफ टोटल सेल्स से ब्रेक इवन सेल्स निकाल दिए, ब्रेक इवन सेल्स आप आराम से निकाल देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना 4 लाख रुपए दिया, टोटल सेल्स आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप 40% निकाल दिए, टोटल सेल्स का दिया हुआ है ना, टोटल सेल्स पे 40%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 4 लाख, टोटल सेल्स जितना ब्रेक इवन सेल्स निकल गया। ब्रेक इवन सेल्स निकलने का वेरिएबल कॉस्ट एकदम सेल्स से टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, जो कंट्रीब्यूशन आपका निकल चुका है वो आगे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आप निकाल देंगे, सिंपल सा फार्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट के साथ पीवी रेशियो इनटू करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब 16-17 में ऐसे ही है, देखिए एस सेल्स देखिए सेल्स का क्वांटिटी सेम है, इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सेम ही रहेगा। जब वेरिएबल कॉस्ट अब देखिए पीवी रेशियो दिया है 37.5%, सेल्स का फिगर आपको पता नहीं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि 5 लाख रुपया है, तो उससे क्या हो गया, सेल्स का फिगर यहाँ आराम से निकाल लिए। वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आप इनटू कर देंगे तो आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स सेम फार्मूला है, टोटल सेल्स से मार्जिन ऑफ सेफ्टी एकदम सिंपल सा है। ब्रेक इवन मार्जिनल, ये फार्मूला आप देख लीजिएगा जो मैं कराया हूं, इससे आप मार्जिनल क्वेश्चन का एकदम सिंपल सा टफ भी सम कर पाएंगे, लेकिन जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ईओक्यू का सम पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 चीज निकालने बोला है। पहला बोलता है कैलकुलेट द रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ईओक्यू कितना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है। ईओक्यू उस पॉइंट को बोलते हैं, उस उतना यूनिट जितना के कारण मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो, इसीलिए उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2a एनुअल कंजप्शन इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट का रूट कर देंगे तो ईओक्यू निकल जाएगा। सेकंड, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू पूछा है। दूसरा बोलता है आपको रीऑर्डर लेवल आपका कितना है, रीऑर्डर लेवल, और तीसरा बोलता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है। तो रीऑर्डर लेवल का सिंपल सा फॉर्मूला आप डालिएगा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज, रीऑर्डर निकल जाएगा, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये इनटू कर देंगे तो तीनों चीज निकल जाएगा। तो तीन चीज निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू कितना है, रीऑर्डर लेवल आपका क्या है, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है। तीनों का फॉर्मूला पुट ऑन कीजिएगा और निकाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समय ये वाला, वो गलती से भी एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑपरेटिंग एंड सर्विस क्वेश्चन का समय, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि सीडी टूल प्लाजा, एक टूल प्लाजा है, एक कंपनी है सोच लीजिए, वो एक 60 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाना चाहता है, और उसका उस हाईवे में उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में 600 करोड़ रुपया लग जाएगा, और वो एस्टिमेट करता है कि कम से कम उसमें 10 साल वो टोल कलेक्शन करेगा, ठीक है, एंड बिल्ड द रोड एंड अदर इन्वेस्टमेंट और भी है उसका, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उसका टोटल खर्चा कितना है, तो थोड़ा सा आगे ये जो है ना कैपिटल खर्चा को खाली कैलकुलेशन देख लीजिए। कैपिटल खर्चा बोलता है 600 करोड़ मेरा लगेगा 10 साल में, एक महीना में कितना लगेगा, 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 करेंगे तो एक साल, और 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 होल इंटू 1/12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक महीना का खर्चा। तो एक महीना में इतना खर्चा लग रहा है। अब बाकी खर्चा क्या कर रहा है, देखिए ये बाकी ये क्या, कलेक्शन पर्सनल, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी पर्सनल को पैसा दे रहा है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग खर्चा है सर, तो 3 शिफ्ट इन लोग काम करता है, 4 आदमी है, 3 शिफ्ट काम करेगा, 4 आदमी है, 30 दिन काम करेगा, 150 रुपया एक जन को मिलेगा, तो टोटल कितना 54,000 खर्चा हुआ। सुपरवाइजर का भी जितना शिफ्ट में काम हो रहा है, जितना आदमी है और जितना दिन का और जितना रेट के हिसाब से इंटू कर दे रहा है। ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा निकाल दिया, और इलेक्ट्रिक खर्चा, टेलीफोन खर्चा और मेंटेनेंस को टोटल कॉस्ट आराम से निकाल लिया, ठीक है। ये दिया, देखिए ये सारा खर्चा दिया। अब कलेक्शन पीरियड क्या है, 3 शिफ्ट काम कर रहा है, 4 आदमी, 3 शिफ्ट इंटू 4 आदमी इंटू 150 इंटू 30 दिन,
तो वैसे टोटल खर्चा निकाल दिया। मेन कैपिटल कॉस्ट का कैसे प्रोपोर्शनेट किया वो देख लीजिए, बाकी सारा खर्चा डाल दीजिए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट को टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगा। सिंपल सा है। टोटल कॉस्ट निकालने का कैलकुलेशन देखिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस अकाउंट का है, प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 6 प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए प्रोसेस अकाउंट दिया है आपको, दो प्रोसेस है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। बाकी बोलता है अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इतना टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के बेसिस पे 168 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट बोला है। देखिए प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चीज को समझिए। 8800 यूनिट बनाता है कंपनी। ठीक है, उसका नॉर्मल लॉस है 5% और कंपनी का आउटपुट है 8300 यूनिट। मतलब समझ में आ रहा, 8800 5% नॉर्मल लॉस। 5% मतलब क्या हो गया, 8800 का 5% हो गया 440। तो 8800 नॉर्मल लॉस हो गया 440 यूनिट और कंपनी बनाता है 8300 यूनिट। मतलब क्या हो गया, 60 यूनिट अभी भी बच गया। 8800 माइनस 440 माइनस 8300 करेंगे तो 60 यूनिट बच जाएगा। और जो 60 यूनिट क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस, इसका ट्रीटमेंट करना। अब इधर देखिए, अब इसका जो क्लोजिंग हो गया इसका ओपनिंग, तो 8300 इंटू 4% बोलता है नॉर्मल लॉस। 8300 का 4% करेंगे तो आएगा 332। 8300 माइनस 332 और क्लोजिंग स्टॉक है 8000। मतलब 8300 से 332 आप माइनस करेंगे तो 7968 आएगा, लेकिन दिखा रहा 8000। तो ये हो गया एबनॉर्मल गेन। समझ में आया, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब देखिए जब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो दो प्रोसेस अकाउंट बनेगा, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। प्रोसेस ए का इनपुट का सारा खर्चा दिया है। ठीक है, आगे देखिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 1,68,000 को लेबर कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में बांट देंगे। मतलब 1,68,000 इंटू 1,45,000 डिवाइडेड बाई 290 कर देंगे और इसमें 95 के बेसिस में प्रोपोर्शनेटली बन जाएगा। तो टोटल प्रोसेस ए का खर्चा आ जाएगा, यहाँ पर टोटल खर्चा दिया हुआ डाल दीजिएगा। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नॉर्मल लॉस आपका 440 यूनिट का कैलकुलेट कर दीजिएगा, एबनॉर्मल लॉस 60 यूनिट का आ गया। अब जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा प्रोसेस बी में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब 8300 यूनिट का इतना रुपया लगा, तो ये हो गया इसका ओपनिंग। इसका क्लोजिंग यहाँ हो जाएगा इसका ओपनिंग, और यहाँ पर नॉर्मल लॉस और यहाँ एबनॉर्मल गेन है उसका ट्रीटमेंट डाल दीजिएगा। एबनॉर्मल लॉस हुआ था, यहाँ एबनॉर्मल गेन हुआ था, बस इसी दोनों का फिर अकाउंट भी बना दीजिएगा। प्रोसेस अकाउंट बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। प्रोसेस ए का क्लोजिंग, प्रोसेस बी का ओपनिंग होगा। बहुत सिंपल सा। और नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों का ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। अब देखिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये आपका इंट्रीगल एंड नॉन इंट्रीगल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, जिसमें एक फिनेंशियल अकाउंट के हिसाब से सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स, मटेरियल, वेजेस, सारा खर्चा दिया हुआ है। और आपको बोलता है पहले कि कॉस्टिंग, प्रिपेयर कॉस्टिंग एंड फिनेंशियल पीएल अकाउंट। मतलब आप कॉस्ट शीट बना लो और फिनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, फिर उसको रिकॉन्साइल कर लो। ठीक है, अब देखिए रिकॉन्साइल जब करेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले हम आगे कॉस्ट शीट बना लेंगे। सिंपल सा कॉस्ट शीट है, सारा डाटा दिया हुआ है, कॉस्ट शीट बन जाएगा। ठीक है, कॉस्ट शीट के हिसाब से प्रॉफिट आ गया 1,45,550। अब फिनेंशियल अकाउंट, जो फिनेंस अकाउंट करते हैं वैसे पीएल अकाउंट उसका बनाने बोला, उससे पीएल अकाउंट बना देंगे। 1,38,240 का प्रॉफिट आया। अब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जब करेंगे, जैसे सपोज हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं और प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट बना रहे हैं 1,38,000, जो इसका आंसर आएगा कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से आना चाहिए। वो चीज कैसे आएगा देखिए, एग्जाम्पल देखिए। सपोज फिनेंशियल अकाउंट में खर्चा है, सपोज फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट शीट में है 3,40,000 का खर्चा, और अब पीएल अकाउंट में आपका प्रॉफिट अकाउंट में है कितना, 3,32,000 का खर्चा। मतलब देखिए कॉस्ट शीट में कितना है फैक्ट्री ओवरहेड 3,40,000 और आपका फिनेंशियल अकाउंट में कितना है 3,32,000। मतलब 8,000 आपने कम रिकॉग्नाइज किया है। तो जब प्रॉफिट एंड एज पर फिनेंशियल अकाउंट हिसाब से बनाओगे, मतलब फिनेंशियल अकाउंट में हम देखिए, ये यहां देखिए ध्यान से,
यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 मिनट रुके, दिखा रहा हूँ। देखिए जब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्या इफेक्ट है वो देखना है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा 3,32,000 रुपया लिखा, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में 3,40,000 लिखा हो, मतलब 8,000 आपने फाइनेंशियल अकाउंट में कम रखा है, तो 8,000 को माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पर कम खर्चा को रिकॉग्नाइज करके रखा है। फिर से समझिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपने रखा है 1,52,960 और कॉस्ट शीट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,48,800, मतलब आपने फाइनेंशियल अकाउंट में 4,160 का ज्यादा खर्चा बुक करके रखा है। ज्यादा खर्चा जब ज्यादा होगा तो उसको एड ऑन कर दीजिएगा। यदि खर्चा कम होगा तो आप माइनस कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा होगा तो उसको प्लस कर दीजिएगा। समझ में आया? अब और एक एग्जांपल देखिए, वैसे ही आपका स्टॉक है, सपोज आपने क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिखा है 64,000 और यहां पर है आपका, इसमें देखिए क्लोजिंग स्टॉक है 68,750। कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ये इनकम साइड है, तो इनकम साइड में जो उल्टा होगा उसका प्लस में 4,750, तो प्लस कर देंगे 4,750। समझ में आया? बहुत सिंपल सा है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में यदि खर्चा आपने कम रिकॉग्नाइज किया है तो उसको माइनस कर दीजिएगा, और खर्चा ज्यादा रिकॉग्नाइज कर दिया है तो उसको प्लस कर दीजिएगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से स्टेटमेंट निकल जाएगा। आप आंसर को देखिएगा, बहुत समझ में आ जाएगा। एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम दिया है, देखिए बहुत सिंपल सम दिया है, उसमें आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर गैंग वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस एंड लेबर इल्ड वेरिएंस बोला है। सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है, आराम से सम को देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब आ जाता है कुछ थ्योरी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए थ्योरी में सब क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। पहला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। पहले से आप ओवरहेड का खर्चा निकाल लेते हो, ओवरहेड रेट इतना लगेगा तो उसका फायदा क्या है? सीधा सा बात है, यदि हम पहले से खर्चा निकाल लेंगे तो हम पहले से सेलिंग प्राइस भी डिसाइड कर देंगे कि मेरा सेलिंग प्राइस ये होगा, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस आप पढ़िएगा। आंसर दिया वेट एनालिसिस, वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल एनालिसिस, ये स्पेयर पार्ट का एनालिसिस होता है, उसका आप देखिएगा पूरा चीज लिखा हुआ है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है वो देखिएगा, और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर, दो ठो होता है, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसका आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको प्रोबेबली 9 क्वेश्चन कराया, 100% क्वेश्चन फंसेगा, और एकदम अच्छा से देख कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। ये प्लस एमसीक्यू मेरा देख लेंगे आप, इस क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा नंबर सिक्योर कर लेंगे, मोर देन आपका 60% नंबर आ जाएगा आपका, यदि इस सब को अच्छा से कर लेंगे, कंसेप्चुअली कर लेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।